अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल राजधानी पटना में 3 घंटे की बारिश हुई और छिटपुट तौर पर पूरे बिहार में, जिसके बाद सरकार की पोल खुल गई, उनके वादों की कलई खुल गई। पटना की सड़कें पानियों से लबालब हो गई, आवाजाही ठप होने के कगार पे आ गया। लेकिन इसके साथ ही एक और खतरा मुंह हमारे सामने आन पड़ी है और वो है बिहार में बाढ़ का। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू करवा देता हूँ। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और मैं ये बात कम से कम अपने हर वीडियो में बोल चुका हूँ। बिहार का 85% जमीन पर खेती होती है और जहाँ जून से लेकर अक्टूबर तक भारी वर्षा होती है। आंकड़ा तो यह भी कहता है कि पूरे बिहार के 73.06% जमीन, जो कि 68.8 लाख स्क्वायर हेक्टेयर का है, वह बाढ़ से प्रभावित है। यह पूरे भारत का 17.2% है और आने वाले बाढ़ से की बात की जाए तो पूरे भारत का 22% आबादी सिर्फ बिहारी है जो बाढ़ का दंश झेलता है। साल 2013 की बात करें तो पूरे बिहार के 20 जिलों के 3768 गांव के 59 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। 2017 की बात करें तो 1,71,00,000 लोग इसके चपेट में आए, जिसमें 514 लोगों की जान गई। 2019 में यह आंकड़ा 12 जिलों के 77 ब्लॉक के 546 पंचायतों में हुई, जिसमें इसके शिकार 25 लाख लोग हुए। यह आंकड़े निकटतम भूत के हैं, लेकिन यह आंकड़े इन बातों को समझाने के लिए काफ़ी है कि बिहार और बाढ़ का क्या नाता है। 1979 से जब से सरकार ने आंकड़ा जारी करना शुरू किया है, तब से अब तक 9,500 लोग काल के गाल में समा गए हैं सिर्फ बाढ़ के कारण। ये आंकड़े सरकारी हैं। 1979 से लेकर अभी तक की रिपोर्ट यह भी कहती है कि बिहार में आने वाले हर साल बाढ़ से कुछ न कुछ हद तक लोग तो प्रभावित होते ही हैं। हालांकि अब इसका फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण लाखों लोग हर साल अपना घर खो देते हैं, जिंदगियां भी जाती हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान अलग होता है। इतिहास भी कमाल की चीज़ है, वो हमें अपने अतीत को भूलने नहीं देती है। इतिहास में दर्ज है साल 2008, जो इस बात की चीख चीख कर गवाही देता है कि बिहार ने अपनी सबसे बड़ी दुर्दशा इसी साल में देखी, जिसमें लगभग आधा बिहार डूब गया था। बिहार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाइट पर जाएं, वहाँ कुछ आंकड़े मिलेंगे आपको। आंकड़े हैं खेती से जुड़े हुए। वहाँ लिखा है कि 2008 के बाढ़ के कारण 35 लाख एकड़ चावल की खेती बर्बाद हो गई, 18,000 एकड़ मक्के की खेती है और 2,40,000 एकड़ अन्य फसल भी इस बाढ़ में बर्बाद हुए हैं और इनसे 5 लाख किसान सीधे तौर पर प्रभावित भी हुए थे। इस साल का एक और आंकड़ा है जो यह कहता है कि इस साल बिहार के 16 जिले बाढ़ में डूब गए थे। 16 जिलों के 1500 गाँव के 30 लाख लोग इसके चपेट में आए थे। मुख्य तौर पर अररिया, सहरसा और मधेपुरा काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसके बाद 2 साल सुखाड़ भी बिहार में देखा और इसके बाद 2011 में एक बार फिर से बाढ़ आया, जिसमें 100 गांव डूब गए। इन आंकड़ों से यह तो साफ हो गया कि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी, माफिया, हर विभाग में घूस आम है, उसी प्रकार यहाँ बाढ़ की कोई नई बात नहीं है। ये आते जाते रहता है। अब हम बिहार में आने वाले बाढ़ का विश्लेषण करेंगे। आखिर यहाँ इतनी बाढ़ क्यों आती है? इसे समझने के लिए आपको बिहार के भौगोलिक तौर पर इसे समझना पड़ेगा। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में झारखंड है। नेपाल एक ऊंचा इलाका है और इसके हिसाब से बिहार एक समतल जमीन और नेपाल पहाड़ी क्षेत्र है। अगर नेपाल में भारी बारिश होती है तो डाउन स्ट्रीम में वहाँ का पानी बिहार में घुस जाता है। अब सवाल कि हम नेपाल से आने वाले पानी को रोक क्यों नहीं देते हैं? इसका जवाब है कि अगर नेपाल से ज़्यादा में बारिश होती है तो वह नारायणी, बागमती और कोसी नदी के द्वारा भारत में घुसती है और इसके तटबंधों को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। और इसे रोकने के लिए कोसी पर कई बांध बनाए गए हैं और इस पर कोसी बराज भी बनाया गया है। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश का पानी या फिर नेपाल से आने वाला पानी कोसी बराज पर आके रुकता है तो ये खतरा बढ़ जाता है कि कहीं ये बराज को नुकसान न पहुँचा दे, जिससे कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, और इसलिए पानी को बिहार की ओर छोड़ना पड़ता है। अब हम इसे थोड़ा और विस्तार में जानेंगे तो दरअसल कोसी नदी बिहार में घुसने से पहले पूर्वी नेपाल और दक्षिणी तिब्बत से होते हुए यहाँ घुसता है, जिसके कारण इसके रफ्तार में भी काफ़ी तेजी आ जाती है। इसका रफ्तार काफ़ी बढ़ जाता है। बिहार से पहले यह 60,000 स्क्वायर किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ पहुँचता है। दरअसल बिहार में घुसने से पहले 7 नदियाँ आपस में मिलती हैं और बिहार में आकर यह
कोसी हो जाती हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर इसे सप्तकोसी भी कहते हैं, यानी 7 नदियों का समूह। इसमें इंद्रावती, सनकोसी, तंबकोसी, लिखुखोला, दूधकोसी, अरुण और तिमूर मिलती है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि बिहार बॉर्डर में घुसने से पहले 7 नदियां, जिनमें से 2 नदियां तिब्बत से होती हुए नेपाल में घुसती हैं और नेपाल की अन्य 5 नदियां त्रिवेणी में आकर मिलती हैं, जिसके बाद एक सकरे से रास्ते से बिहार की ओर ये कूच करता है, जिससे इसकी रफ्तार में काफ़ी तेजी आ जाती है और कम जगह होने के कारण यह और भी भयावह रूप ले लेता है। और यह मुख्य कारण है जिसके कारण ज़्यादा पानी आ जाने के बाद हमें बराज खोलने पड़ते हैं। यह तो कुछ प्राकृतिक कारण है। बिहार में बाढ़ आने के लिए इंसान भी कम गुनहगार नहीं है। जंगलों की कमी होना एक बड़ा कारण है। जंगल कट रहे हैं, हम उसे काट कर खेती करने लायक जमीन बना रहे हैं, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ गया है और यह कारण है बाढ़ के और भी भयावह हो जाने का। इसके अलावा इंसानी महत्वाकांक्षा भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में तेजी से कब्जा कर रहे हैं और हमें लगता है कि बाढ़ की तीव्रता काफ़ी बढ़ गई है। राज्य की सरकार ने 3000 किलोमीटर का तटबंध भी बनाया है, लेकिन इसके साथ ही नदियों के प्रवाह में 2.5 गुना की तेजी भी आई है। हालांकि सरकार का दावा है कि उन्होंने इसके रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 28 बाढ़ प्रभावित जिलों को बेहतर सुविधाएं देना है, जिसमें कि जैसे मोटर बोट, कुछ जरूरी सामान जैसे कि लाइफ जैकेट, महाजाल, टेंट और कई वेयर हाउस भी बनाए गए हैं, जिसमें जरूरी खान पान के सामान को रखा जाए। बाढ़ के समय में कम्युनिकेशन टूट जाने के बाद सैटेलाइट फोन, जीपीएस यंत्र, हैंडबैग, वॉकी टॉकी इस्तेमाल में लाए गए हैं। इसके साथ ही देश के एनडीआरएफ के तर्ज पर राज्य में एसडीआरएफ का भी गठन किया गया है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो इन सब बातों का पोल तो खुल ही जाता है। अब कुछ निदान जो सरकार को करनी चाहिए, जैसे कि डिटेंशन बेसन का स्थापना किया जाए। दरअसल इसे हम गाँव की भाषा में चौर कहते हैं। यह एक ऐसा जगह होता है जहां ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ का पानी रोका जा सकता है, यानी इससे मिट्टी का कटाव भी रोका जा सकता है। हालांकि मानव निर्मित चौर तो हमारे यहाँ ना के बराबर हैं, इसलिए हमें प्राकृतिक चौर को संभालना होगा और इसको बेहतर बनाना होगा। तटबंधों पर खासा जोर देना होगा। हालांकि ये भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, फिर भी तत्काल के लिए हमें इसे बेहतर करना होगा। इसे प्रभावी बनाने के लिए इसके मेंटेनेंस और रिपेयर पर भी काम करना होगा। साथ ही साथ बेहतर चैनल भी डेवलप करना होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब बिहार के कुछ जिले पानी में डूबे रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे जिले भी हैं जो उसी वक्त सुखाड़ झेल रहे होते हैं। अगर हम बाढ़ के पानी के निकासी के लिए चैनल बनाएं तो उसके 2 फायदे हैं। पहला, बाढ़ के पानी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निकाला जा सकेगा और दूसरा, उन जगहों पर पहुँचाया जा सकेगा जहाँ पानी की ज़रूरत है। इससे किसानी भी बेहतर होगी और जनजीवन भी सुरक्षित रहेगा। एक चैनल हमें बिहार से बंगाल की खाड़ी तक भी डेवलप करना चाहिए, ताकि अगर अत्यधिक पानी हो जाए तो हम उसे बंगाल की खाड़ी में छोड़ दें। खैर, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, यह तो बाढ़ के बाद का मुद्दा है। अभी बिहार में बाढ़ के हालात बन गए हैं और हो न हो ये हो भी सकता है। इसलिए आप लोग सुरक्षित रहें, मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान दें और ऊंची जगहों की भी तलाश करें। मेरा नाम अंकित है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। जाते जाते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर हमारा पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अब हम इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।